चैप्टर से आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल घुस जाता है, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर से में आपका आ जाएगा मैकेनिकल, ठीक है। पंप्स आ जाएंगे, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम आ जाएगा, सारी चीजें इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए नया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। और फिर जो सिक्स चैप्टर है वो भी मैकेनिकल के लिए काफी इजी रहेगा समझना, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो कुछ इलेक्ट्रिकल के लिए इजी रहेगा और कुछ चैप्टर मैकेनिकल के लिए इजी रहेगा। सिविल के लिए भी थोड़ा बहुत दोनों इजी रहेंगे, कुछ नहीं कह सकते। सिविल के लिए ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मैकेनिकल का और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का ही एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या है कि जनरेशन होता है अपने पास, ठीक, जनरेशन हमारा होता है, ठीक, पावर प्लांट में, ठीक। उसके बाद जनरेशन जो होती है वो इंडिया में होती है 11 केवी पे, 11 केवी भी जनरेशन होती है। उतना वोल्टेज नहीं यहीं भी याद होगा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 केवी बहुत छोटा सा वर्ड है, मतलब 11 केवी के मतलब किलो, किलो मतलब 1000, तो 11,000 वोल्ट पे जनरेशन होता है। फिर उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ छोटा सा, इसके थ्रू हम लोग इसको स्टेप अप करते हैं, ठीक, इसको हम लोग स्टेप अप करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग उसको स्टेप अप करते हैं यहाँ पे। तो इसको स्टेप अप इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना होता है पावर को, ठीक है। क्योंकि पावर प्लांट कहाँ सिचुएटेड होते हैं, बिल्कुल गांव, मतलब कुछ ऐसे आइसोलेटेड एरिया में होते हैं कि बिल्कुल वो शहरी इलाके से अलग होते हैं, ठीक है, अर्बन एरिया से अलग होते हैं। रूरल एरियाज में वो लोग शिफ्ट किए जाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन होता है, उससे क्रिएट होता है, उनको काफ़ी एरिया चाहिए होता है एक साथ। तो कहीं उसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे एक साथ ज़मीन मिल जाती है उनको खूब बड़ी। वो सब ज़मीनें शहर में तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो हम लोग तो लास्ट में वो गांव की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे सिचुएट होते हैं। वहाँ से पावर जो हम लोग सेंड करना होता है अलग अलग एरिया में, तो वोल्टेज बढ़ा के सेंड करना पड़ता है। वोल्टेज बढ़ा के सेंड करने से होता क्या है, जहाँ पे रिसीव हो रही पावर, जैसे यहाँ पे रिसीव हो रही सब स्टेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ठीक आता है। और दूसरा फायदा ये भी है कि जो यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, पावर जो जा रही है यहाँ से, उसमें लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने से दो फायदे हैं कि वोल्टेज भी हमारा ठीक ठाक आता है, थोड़ा बहुत वोल्टेज अगर गिर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट होता है। जैसे मान लो 220 केवी पे हुआ ट्रांसमिट, तो 220 केवी मतलब 2,20,000। अब उसमें से 100 वोल्ट चला भी जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, 100 वोल्ट 500 वोल्ट ड्रॉप भी हो जाएगा, 1000 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाएगा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए 11 केवी होता तो 11 केवी पे अगर 1000 चला जाता, ठीक है, तो फिर 10,000 हो जाता। तो इसीलिए हम लोग उसको वोल्टेज बढ़ाते, वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, ठीक। और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में नहीं एंटर करेंगे हम लोग। इतना जाना कि यहाँ पे जनरेशन हुआ, जनरेशन 11 केवी पे हुआ, ठीक, 11 केवी। ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन हमारा, एक सेकेंड बेटा, सब लोग टाइम पे आ जाया करो। मैं 2-3 मिनट लेट हो सकता हूँ, आप लोग टाइम पे आ जाया करो। तो यहाँ पे हाँ, जो जनरेशन हमारा 11 केवी पे होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन हम लोग उसको हाई वोल्टेज पे करके 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, ठीक है, 33 केवी, इसमें ट्रांसमिट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम पे कर देते हैं हम लोग। 400 केवी भी कर देते हैं सीधे, ये सीधे 400। उसके बाद हम लोग 400 केवी पे आते हैं, फिर यहाँ पे सबस्टेशन उसको 400 से 220, 33 अलग अलग लाइन बनी होती है सबस्टेशन में, वो निकालता है। तो यहाँ से जो 33 निकलती है और 1133 या 11 केवी वो निकलती है, वो सीधे यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, वो सीधे यूज कर लेती हैं। बाकी अब 11 केवी 33 केवी हम लोग तो यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग के लिए क्या होता है, हम लोग के लिए क्या होता है कि हम लोग के लिए यहाँ पे और इसको सेंड किया जाता है उस वोल्टेज को। 11 केवी मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना 11 केवी यहाँ भी जनरेट हुआ, यहाँ भी आ गया, ठीक है। बस इतनी दूरी को ट्रेवल करने के लिए हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ाया था बस। उसके बाद हम लोग वापस 11 केवी पे आके यहाँ पे ले आए। यहाँ पे 11 केवी से इसको 400 वोल्ट पे, 412 वोल्ट, ठीक, 415 वोल्ट ऐसे रहता है, उतने पे हम लोग 0.4 केवी कह सकते हो, उतने पे लाके हम लोग उसको फिर अपने घर पे 3 फेज
में 400 केवी होता है, तो 3 फेज हम लोग के आती, फिर हर एक फेज से घर को कनेक्ट कर दी। पूरी एक जो लाइन है आपकी, पूरी गली है, उसमें पूरा एक फेज चला जाएगा, ठीक है। उस एक फेज से मतलब 10, 20, 30, 40 घर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा फेज जो निकलेगा उससे फिर 10, 20, 30, 40 घर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी ट्रांसफार्मर रखा जाता है चौराहे पे रखा जाता है, जहां से तीनों फेज को अलग अलग दिशाओं में बांटा जा सके, ठीक। तो इतना मोटा मोटा था, ठीक है। जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। 3 चीजें हैं इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट यही है, इसको मतलब ये डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है, ग्राफिक के फॉर्म में, ये अपना ये ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया, फ्लो डायग्राम के फॉर्म में। फ्लो कैसा है कि पहले जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर हमारा इंडस्ट्रियल, ये ट्रांसमिशन से हमारा एक इंडस्ट्री में चला जाता है बल्क पावर सबस्टेशन से होते हुए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जब बहुत डिटेल में है, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक। यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री देखो है, यहाँ पे थोड़ी जो 480 वोल्ट से लेके 4.16 के किलो वोल्ट तक जो होते हैं वो लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग के घर में देखो ये आता है 120, ठीक। ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो अपने घर में भी, जैसे आपके घर में भी यहाँ की दुकानें हैं, ठीक है, दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, छोटी मोटी मोबाइल शॉप है, ठीक है, उनके लिए भी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। मीडियम है वो, तो उनके लिए यहाँ पे रहता है, ठीक। उसके बाद जो हम लोग डोमेस्टिक है, रूरल, वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। 120 वोल्ट या 240 वोल्ट, अब हम लोग के यहाँ 240 वोल्ट चलता है, ठीक है। 240 वोल्ट एक फेज आती है और एक न्यूट्रल आता है, ठीक है, 2 वायर आते हैं, बस बात खत्म। ये इतना हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचते पहुँचते इतना रहता है। हम लोग के पास जो आता है वो ऐसे होते हुए ऐसे आता है, ठीक है। बाकी सब अपना चला जाता है इंडस्ट्री में। इतना हो गया। ये सिंगल लाइन डायग्राम, ये आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में तो आपने देख लिया, जनरेशन है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अब ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप नहीं भी देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। ये जो आपको दिख रहा है सिंगल लाइन डायग्राम, ये है सिंगल लाइन डायग्राम, SLD, ठीक है, ये सिलेबस में है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक। अब इसको समझने में क्या है, तो इसको समझने में क्या है कि सिंगल लाइन डायग्राम को क्यों सिंगल लाइन डायग्राम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ही लाइन बनी हुई है, ठीक है, और उसके बीच बीच में हमारे ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो यहाँ भी एक ही लाइन दिख रही है आपको हर जगह, ठीक। यहाँ पे आपको मतलब निकलते तो 3 फेज निकलते हैं, 3 फेज में सब जनरेशन होता है, ठीक है, 3 फेज होता है। और यहाँ पे घर पे भी आता है हमारे सिंगल फेज और न्यूट्रल, वो सब नहीं दिखाया जाता है। उन सबको हम लोग, तीनों फेज को हम लोग सीधे एक लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हाई वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, वो हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये याद रखना है आपको, 2 चीजें याद रखनी है। तीनों फेज को सिंगल लाइन से दिखाते हैं। ये सिंगल जो लाइन ड्रॉ है, इसका मतलब तीनों फेज है, इसमें RYB, ठीक है, तीनों फेज होते हैं, इस सिंगल लाइन का मतलब है। और जो डॉटेड दिखा रहा है, डॉटेड का मतलब है कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें, ठीक। तो ये चीज हमारा, ये 2 बातों को ध्यान रखना है, ठीक। तो इन 2 बातों को ध्यान रखोगे तो आपका सिंगल लाइन डायग्राम कभी भी काटा नहीं जाएगा पेपर में, ठीक। सिंगल लाइन रहेगी और डॉटेड रहेगी जहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन रहेगा। वो हाई वोल्टेज कब रहेगा, बिल्कुल जहाँ पे जनरेशन के जस्ट बाद जो ट्रांसफार्मर लगा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको GT भी कहते हैं, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ से जो वोल्टेज अप करता है, ठीक है, 220 पे अप किया इसने, 11 इसने लिया और 220 इसने दिया, तो 220 में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो मतलब जो दूर तक जा रहा है 220, उसको डॉटेड दिखाया जाएगा। फिर 220 से फिर 33, फिर
उतना हाई नहीं रहा, ठीक है, कम हो गया वोल्टेज, ठीक है, और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते आपको हर स्टेप में दिखाना है। और ये जो गोल 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 घुमा है, ये तो आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सबने, ये आपके इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये ऐसे करके कॉइल टाइप का रहता है। और यहाँ पे जो 3 लाइन दिखा रहा है, ठीक है, 3 लाइन या 2 लाइन, ये होता है कोर, ठीक है, सिंबल। ये सिंबल मतलब सही बनाना, कहीं जैसा किताब में बना है वैसे ही बनाना है, ठीक, तो ये बनाने में गलती ना कर देना आप लोग। तो यहाँ पे कॉइल देख रहे होगे, कॉइल की लेंथ यहाँ छोटी है, यहाँ पे कॉइल की लेंथ बड़ी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज को अप करना है, तो जो आउटपुट साइड की जहाँ वोल्टेज अप होना चाहिए वहां पे हम लोग कॉइल बड़ी दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप 11 से 220 कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो वोल्टेज को, ठीक है, तो जो जो वहाँ पे बड़ा कर रहे हो, जहाँ वोल्टेज ज्यादा है तो वहाँ पे कॉइल, जो नंबर ऑफ कॉइल का टर्न्स है ना, जो घुमाव है वही बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये छोटी रहेगी, जिसका वोल्टेज छोटा रहेगा, और जिसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा वो बड़ी रहेगी, ठीक। तो अब आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, सिंगल लाइन बनाना है, फिर जो डॉटेड लाइन कहाँ दिखानी है, फिर ये जो सिंबल बना रहे हो ट्रांसफार्मर में, इसमें प्राइमरी साइड जो मतलब जहां से इनपुट ले रहा है और जहां आउटपुट ले रहा है, उनमें वोल्टेज क्या कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो रहा है, 220 से 33 हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 220 यहाँ पे आ रहा है तो इसको ज्यादा दिखाया गया है, और यहाँ पे 33 आ रहा है तो यहाँ पे इसको कम दिखाया गया है, छोटा दिखाया गया है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल एक नजर में 2 सेकंड में एग्जामिनर देख लेगा, टाइम नहीं लगेगा देखने में उसको, ठीक है, गलत होगा तो फिर नंबर काट के देगा, तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक। इस सिंगल लाइन डायग्राम जो है, इसमें यही 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 6.6 पे हम लोग इंडस्ट्री को आउटपुट देंगे, याद रखना है, ठीक है, 6.6 पे हम लोग इंडस्ट्री को आउटपुट देंगे, और यहाँ से जो निकलता है 6.6 से 400 आ रहा है, वो फिर अपने अपने कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ सब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन उतना डिटेल में नहीं जानो आप लोग, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जितना यहाँ बना हुआ है बिल्कुल एज इट इज आपको सही बनाना है, जैसा इसमें बना है, उसमें कोई भी आप अपनी तरफ से वेरिएशन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जबकि बुक में इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, वो है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर, पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए ना कि वो होता क्या है, ठीक है, तो वो यही होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये, ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो थोड़ा बहुत हाई, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया फैक्ट्री को देना, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फैक्ट्रीज को 6.6 केवी पे, फिर उसका हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, 400 वोल्ट पे, 0.4 केवी पे, तो वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, 0.4 केवी पे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन इतना तो पता चल ही गया है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक, 11 केवी 6.6 33.3, ठीक, ये प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में हमारा 415 वोल्ट और 230 वोल्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक। अब इसमें सिस्टम में थोड़ा बहुत जान लो बस, क्या एसी होता है, डीसी भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ट्रांसमिशन में भी एसी भी होता है, डीसी भी होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा यहाँ बताया गया है। भाई, फिर इसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आपने इंडिया में तो देखा ही होगा कंस्ट्रक्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का, वो सारा क्या है, ओवरहेड है, ठीक है, सब कुछ ओवरहेड है, ठीक है, ओवरहेड है, मेनली 90% सब ओवरहेड है। अंडरग्राउंड कहाँ कहाँ पे है, जैसे आपके जो लोकल सबस्टेशन होगा, ठीक है, आपके एरिया में, वहां से जो आउटपुट निकल रहा है वो आपके जो मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आ रहा है ना, वो अंडरग्राउंड आता है, बस उतना अंडरग्राउंड आता है, मोटी सी केबल अंदर अंडरग्राउंड बिछी रहती है, ठीक, उतना अंडरग्राउंड देते हैं वो लोग, ठीक। उसके बाद सब कुछ आप देख ही रहे हो, आपकी आंखों से आपको दिख ही रहा होगा कि ये पोल लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं, सब कुछ ओवरहेड है, ठीक है, अंडरग्राउंड बहुत कम यूज होता है अपने यहाँ। यहाँ पे हो गया,
तो टाइप ऑफ सर्विस क्या है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग लाइटिंग और पावर अपनी चीज़ें चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री को भी सप्लाई देते हैं, रेलवे को जाती है, ठीक है। रेलवे का वोल्टेज अलग होता है, रेलवे का सबसे अलग वोल्टेज होता है, 25 kV पर रेलवे का वोल्टेज होता है, ठीक है। उसके लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। स्ट्रीट लाइट का अलग पूरा नेटवर्क होता है स्ट्रीट लाइट का, ठीक है। 2 वायर सिस्टम होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये सब डिटेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब छोड़ दो आप, ये बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नोट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिकल वाले देख सकते हैं, बाकी लोग इरेलीवेंट है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है उनके देखना। एसी में हमारा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक। ये सब हम लोग देख ही लिया अभी, प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ा डायग्राम के साथ यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये हमारी फर्स्ट पीडीएफ थी, इसमें हम लोग का अब सिंगल लाइन डायग्राम तक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जान लिया कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी का वोल्टेज देख लिया कि 3.3 kV या 6.6 kV पे प्राइमरी चालू हो जाता है इंडस्ट्रीज को, और सेकेंडरी चालू होता है अपना 400 वोल्ट पे या 415 ऐसे रहता है वोल्टेज में, ठीक है। वोल्टेज का थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज़्यादा हर जगह कहीं कहीं अच्छा ट्रांसमिशन और लॉस नहीं होता, कहीं कहीं थोड़ा लॉस करते नहीं है तो 220 वोल्ट आता है, ऐसा थोड़ा बहुत रहता है। यहाँ पे क्या है कि अब लॉसेस देखने अपने डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लॉसेस होते हैं, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस होते हैं, तो यहाँ पे फोकस डिस्ट्रीब्यूशन को किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो वो लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं वो ट्रांसमिशन में भी होते हैं, बट क्या होता है कि ट्रांसमिशन में वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में कम होते हैं, मतलब कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। मतलब लॉसेस की मतलब लॉसेस का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रिकल लॉस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल लॉस, पावर लॉस यानी वॉट में, वॉट वॉट की बात हो रही है, ठीक है। वो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक, वो लॉसेस यहाँ पे हो रहे हैं, और वो लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, ट्रांसमिशन में भी होते हैं, बस ट्रांसमिशन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो कभी कभी तो दिखाई भी दे जाते हैं हम लोग को, स्पार्किंग होती है, आवाज़ भी सुनाई दे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन नहीं उतना समझ में आता है, ठीक है। उसके लिए इक्विपमेंट से देखना पड़ता है, थर्मोग्राफ आता है, ठीक है, उसमें थर्मल कैमरा होते हैं, उससे दिख जाता है कहाँ पे हीटिंग, कहाँ पे हॉट स्पॉट बन रहा है, तो उससे हम लोग पता चल जाता है कहाँ पे लॉस हो रहा है। ये हमारा 2 टाइप के लॉस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मेनली टेक्निकल लॉस पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा नॉन टेक्निकल लॉस तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, वो तो आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। टेक्निकल लॉस थोड़ा सा टिपिकल है, वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। सारे ब्रांच की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले तो समझ लेंगे, उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, इतना भी कठिन नहीं है। टेक्निकल लॉस में क्या है कि इसमें हमारा जो लॉसेस हैं वो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, मतलब डेसिपेट हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, ठीक है, इन द कंडक्टर में ही वो खत्म हो जा रही है, ठीक है। लॉसेस ड्यू टू एनर्जी डिसिपेट इन द कंडक्टर्स, एक तो कंडक्टर में खत्म वो एनर्जी लॉस हो जा रही है, दूसरा जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वहाँ एनर्जी लॉस हो रही है, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, मोटर हुआ, ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक, सब में लॉस हो रहा है। तो कोई भी चीज में लॉस तो होएगा ही होएगा, क्योंकि 100% कोई एफिशिएंट होता नहीं है, कोई भी चीज 100% तो एफिशिएंट होती नहीं है, बिल्कुल जितना उसको दो और उतना वो वापस आउटपुट दे दे तुम्हें, तो नहीं होगा। तो लॉस तो सब में होता है, तो वही चीज यहाँ लिखी गई है, ठीक है। टेक्निकल लॉस में ये जो यहाँ पे जहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसफार्मर में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में और कंडक्टर्स में, मतलब वहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो हमारा टेक्निकल लॉस है, मोटा मोटा ये है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली 22.5%, नॉर्मली 20 से 25% तक रहता है, ठीक है, टोटल लॉसेस में, ठीक है। तो मेजर अमाउंट ऑफ लॉस ये हमारा प्राइमरी, और जो इसका जो टेक्निकल लॉस का जो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ होता है, टेक्निकल लॉस में सबसे ज्यादा लॉस टेक्निकल लॉस का कहाँ होता है, प्राइमरी में होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में सबसे ज्यादा टेक्निकल लॉस होता है, ट्रांसमिशन में उतना नहीं होता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज सीधे सीधे निकल जाती है, जमीन के काफी ऊंची रहती है, ठीक है,
और उसमें एक बार अच्छे से लगा दिया जाता है उसको। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है, रोज कोई घर कनेक्शन ले रहा है, कोई अपना लोड बढ़वा रहा है, कोई मीटर चेंज करा रहा है, कोई सर्विस केबल चेंज करा रहा है, तो ऐसा वहाँ पे लॉस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकल लॉस में सबसे ज्यादा लॉस किसकी वजह से होता है, वो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वजह से होता है। ठीक, तो और ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन जो है उसको तो हम लोग पढ़ना नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन सब्सटेंशियल में हमारा सिर्फ 30% लॉसेस को ही इंडिकेट कर रहा है। अभी 30% किसका 30%, ये 22.5 का 30%। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 किलोवाट का लॉस हो रहा है, उसका 22.5% हमारा जो होगा वो हमारा होगा 225 किलोवाट का टेक्निकल लॉस की वजह से। 225 किलोवाट टेक्निकल लॉस की वजह से हो रहा है। 1000 किलोवाट में से 225 किसकी वजह से लॉस हो रहा है, टेक्निकल लॉस की वजह से। ठीक है, अब उस 225 में से 30% जो है वो हमारा जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसमिशन में। ठीक है, ट्रांसमिशन को जब भी सिंगल लाइन डायग्राम देखे थे, आप ट्रांसमिशन जो सप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज पे, 30% उसमें से हो रहा है। 30% कितना हो जाएगा, 10% 225 से हमारा लगभग 22 हो जाएगा, और 30 मतलब लगभग 66 या 67 किलोवाट। तो 225 में से 66 70 मान लो आप, 70 किलोवाट आपका इसमें हो जाएगा ट्रांसमिशन में। बाकी जो पूरा बचा है 70% वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपका जो सिलेबस है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को ही फोकस कर रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन को लॉसेस को क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि वो 70% ऑफ द टोटल लॉस है। टोटल टेक्निकल लॉस का 70% है वो, इसलिए उसको फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को ना इसीलिए सिलेबस में आपको इंक्लूड किया जा रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा 70% पूरा काउंट करता है। ठीक है, लॉसेस का, टेक्निकल लॉसेस का। अब टेक्निकल लॉसेस में दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्या होते हैं, एक होता है परमानेंट मतलब फिक्स्ड लॉस, दूसरा आता है वेरिएबल लॉस। ठीक है, परमानेंट लॉस में आपके जो परमानेंट होने ही होने हैं वो अपनी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वो चेंज होते नहीं है। ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उतने परसेंट ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो चीज़ उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं, इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या क्या है फिक्स्ड लॉस में, कोरोना लॉस, ये कोरोना बीमारी वाली कोरोना नहीं है। ठीक है, ये कोरोना लॉस है। लीकेज करंट लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ओपन सर्किट लॉस। ठीक है, तो ये सारे लॉस हमारे, इनके नाम पता होने चाहिए, क्या पता नहीं पता हो लेकिन नाम पता होने चाहिए, लिख सको वहाँ पे। और ये तो लिख ही लोगे कि आपकी फिक्स लॉस का मतलब क्या होता है, दैट डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द करंट। ठीक है, बस पहली लाइन लिखनी है, दैट डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द करंट। करंट के अकॉर्डिंग वो लॉस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई मतलब करंट, करंट पे डिपेंड करता है लॉस। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो गया इसलिए नहीं बता रहा था हम, करंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे करंट लिखा गया है वो चीज़। करंट पे फिक्स लॉस डिपेंड नहीं करता है। ठीक, वही, और वो उनका एग्जाम्पल क्या है, ये सब है। एक लाइन आप ये लिखोगे और उसका एग्जाम्पल लिख दोगे, हो गया बस। उससे ज़्यादा क्या लिखो, उससे ज़्यादा वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपका वेरिएबल टेक्निकल लॉस है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारे वेरी होते रहते हैं करंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, जूल लॉसेस। ठीक है, ये जो मैंने आई स्क्वायर आर लिखा था ये जूल लॉस का फॉर्मूला था। इम्पिडेंस लॉस, ठीक है, लॉसेस कॉस्ड बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बस एग्जांपल आपको याद कर लेना है। तो वेरिएबल लॉस का मतलब जो इसमें लॉस करंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे मोर लिखा है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, वेरिएबल लॉस हमारे जो वेरिएबल लॉस है, वेरिएबल लॉस वो हमारा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर कह सकते हो तुम। तो हम लोग का वेरिएबल लॉस प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ठीक है, आई के स्क्वायर पे होता है, डिपेंड करता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। तो ये हमारा लॉसेस है, दो टाइप। ठीक, अब ऊपर दिया था टेक्निकल लॉस और नॉन टेक्निकल लॉस, यहाँ तो हम लोगों ने सिर्फ टेक्निकल लॉस के बारे में देखा। ठीक है, तो
अब जो नॉन टेक्निकल लॉस है उसके लिए हम लोग को तीसरी पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज्ञान बढ़ेगा, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसमें बांट दिया गया लॉसेस को। इलेक्ट्रिक नेटवर्क लॉसेस में क्या क्या है, एक टेक्निकल लॉस, नॉन टेक्निकल लॉस। टेक्निकल लॉस जो होता है वो हीट की वजह से होता है, ठीक है, आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। I²R, कोरोना लॉस भी उसी वजह से होता है। उसमें वो हमारा कहाँ कहाँ होता है टेक्निकल लॉस? नॉर्मली ट्रांसफार्मर में होता है, जो ओवरहेड लाइन जा रही है हमारी, चाहे ट्रांसमिशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों में भी है, ट्रांसमिशन भी है, दोनों में लॉस होता है टेक्निकल लॉस। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल लॉस कहाँ पाया जाता है? ये मेनली होता है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की, मतलब चोरी की वजह से, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा आपको नॉन टेक्निकल लॉस। वो किस वजह से होता है? कोई पेमेंट नहीं करता है, किसी का बिल गलत आता है, ठीक है, कोई एनर्जी, कोई बिल में, कोई मीटर में छिड़काव कर देता है, तो उसकी एनर्जी चुरा लेता है, वो लीगल तरीके से चुरा लेता है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग एरर, कभी कभी जो अपना संगठन है, जो अपना बिजली विभाग है, वहां से भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो लोग भी पता नहीं कर पाते कितनी एनर्जी हमने हमने जनरेट करी, ली मतलब, और कितनी हमने बेच दी, उनको पता ही नहीं है कितनी हमने ली, कितनी खरीदी कितनी बेची, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा दो मोटा मोटा बिल्कुल समझ में आपको इस डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये डायग्राम से। अब यहाँ पे टेक्निकल लॉस का थोड़ा ब्रेक डाउन करके दिखाया है, जिसको समझ में करना है समझ सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाला समझना समझ सकते हैं, बाकी सब लोग छोड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नॉन टेक्निकल लॉस बता ही दिया हमने। तो नॉन टेक्निकल लॉस में मेन रीजन क्या है, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल लॉस पे ध्यान रखना है हमें कि नॉन टेक्निकल लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट एन अवॉइडेबल फाइनेंशियल लॉस फॉर द यूटिलिटी, ठीक है। ये अवॉइडेबल फाइनेंशियल लॉस है, ये एक फाइनेंशियल लॉस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेक्निकल लॉस था वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। फिलहाल के लिए जो अभी अपने पास टेक्नोलॉजी है, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जितना वो हो है 22.5%, उससे हम लोग उसको और कम नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा 1-2% कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, लेकिन इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीजों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये नॉन टेक्निकल चीज पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यही लॉस सबसे ज्यादा होते हैं टेक्निकल के कंपैरिजन में, नॉन टेक्निकल लॉस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ सेकंड पॉइंट पे पढ़ोगे, although it is clear that amount of electricity involved in non-technical losses are being consumed by users that do not pay for them, ठीक है। जो उनका पेमेंट नहीं करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और जो पेमेंट कर रहे हैं उनको तो उतनी बिजली मिल ही नहीं रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे गांव देहात में सरकार बिजली फ्री बांट दे रही है, ठीक है। तो क्या हुआ है, जो भाई मेन कौन पे कर रहा है उनके लिए तो भाई अर्बन एरियाज के शहर के लोग ही पे कर रहे हैं ना, उनके टैक्स से तो पैसा जा रहा है। गाँव वाले कितना टैक्स दे रहे हैं? कोई टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये चीज वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अब उनका धीरे धीरे पेमेंट चालू हो रहा है। सबका कह दिया था 100 रुपए 200 रुपए आप लोग फिक्स देते रहो, ठीक है। धीरे धीरे सबका बिल्कुल बिल्कुल जैसे शहर में जैसे बिलिंग होती है वैसी बिलिंग वहां पे धीरे धीरे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा वो सब। तो हमारा मेन चीज क्या है कि वो कौन यूज करता है? जो पे नहीं करते हैं। फिर एक्सपीरियंस शोज दैट अ सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ दोज अमाउंट, इन सम केसेस 50%, ठीक है, 50% becomes reduced demand when those users have to pay for the electricity, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर अगर उनसे जितने लोग हैं, अगर उनसे कह दिया जाए जो बिना फ्री में मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करनी है तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो वहां पे हो क्या जाता है कि वो लोग कहते हैं कि ये कनेक्शन हटवा लो भैया, ठीक है। वो लोग कहेंगे कनेक्शन हटा लो, हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह लेंगे। तो डिमांड में कमी आ जाती है, ठीक है, डिमांड में कमी आ जाती है। अब आप लोग सोचोगे डिमांड में कमी आ गई तो बढ़िया तो है, अच्छी बात है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, ठीक है। लेकिन एनर्जी कंजर्व तो हो रही है, लेकिन उससे जो लोगों ने, तो सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ने जो भी वहां पे लाइन बिछाई है, ठीक है, गांव तक, वो तो यूजलेस हो गई ना, उसमें जो पैसा गया वेस्ट हो गया। तो इस पॉइंट को देखते हुए
उन लोग को बिजली लेनी है तो उन लोग को कायदे से, जो फ्री ले रहा है तो उन लोग को कुछ ना कुछ सब्सिडाइज करके उनको कह देना चाहिए कि आप सब्सिडी पे बिल ले लीजिए और कुछ साल बाद आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वैसे करके कुछ करना चाहिए, मुझे नहीं पता, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कम हो जाती है जब उनसे कहते हैं बिजली पे करने को। तो नॉन टेक्निकल लॉस में ये थोड़ी बहुत छोटी सी कहानी यहाँ लिखी गई है। Thus, from country's perspective, reduction in non-technical loss is also positive। ठीक है, तो एज ए होल कंट्री देखोगे आप, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल लॉस अगर घट रहा है तो पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होते हैं। टेक्निकल लॉस मैंने देखा, बताया मैंने 22.5% है, तो सोच लो नॉन टेक्निकल लॉस कितने हुए, उसमें से माइनस कर लो बस 100 में से, बात खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि नॉन टेक्निकल लॉस ज्यादा है, तो उसको अगर उसमें रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप ही इकोनॉमी सेव हो जाती है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में बहुत पैसा जाता है, फार्मा के बाद सेकंड सेक्टर एनर्जी सेक्टर ही है, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर जो है। ठीक है, ये एनर्जी सेक्टर जो भी है सबसे ज्यादा पैसा उसी में जाता है अपने बजट का। तो मेन रीजन क्या है अपने नॉन टेक्निकल लॉस के? ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, पावर थेफ्ट होता है, लोग चुराते हैं बिजली। ठीक है, उसके बाद है मीटरिंग इनएक्यूरेसीज, मीटर में इनएक्यूरेसी आती है। ठीक है, मीटर उतनी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता है। ठीक, किसी ने अगर एक मूवी देखी हो तो मैं याद दिला दो, शाहिद कपूर की मूवी है मीटर चालू बत्ती गुल, किसी ने देखी हो तो? देखी ना आप लोगों ने? बत्ती गुल मीटर चालू। हाँ, बत्ती गुल मीटर चालू जो भी है। ठीक है, तो थोड़ा पैराफ्रेज हो गया हमसे। तो अब उस मूवी में क्या दिखाया था, एक छोटी सी एलईडी जो जलती है मीटर की, वो कुछ ना कुछ बिल उठाता रहता है, तो वही इनएक्यूरेसी है वो। ठीक है, और उसमें करोड़ों का कंपनी बिल बना देती है उससे। ठीक है, और हालांकि कंपनी को तो उसको पे करना ही है ना भाई, वो कंपनी अपने पैसा दे के बिजली खरीद रही है। ठीक है, जो कंपनी है जनरेट कर रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो पैसा तो वो लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, फिर अपना जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके बेच रही है। ठीक है, तो उसको जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट भी लग ही रहा है उस बिजली को। जो एलईडी छोटी जल रही है, तो एलईडी जल क्यों रही है? क्योंकि सप्लाई तो आ ही रही है ना उसमें जलने की। ठीक है, उतने भर की सप्लाई आ रही, जल रही है वो। ठीक है, तो ये चीज उनको तो खर्च हो रहा है, लेकिन वो लोग इसको कि बिल्कुल भी मतलब जितना वोल्टेज आना चाहिए उतने से कम अगर आए वोल्टेज, तो मीटर चले ही ना, बिल्कुल ना चले। तो ये इनएक्यूरेसी है। ठीक है, ये अपने टेक्नोलॉजी का डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें सही होनी चाहिए। तो ये इनएक्यूरेसी लगभग 2.5 से लेकर 3.5 माइनस में चला जाता है, कुछ लोग का कम आता है, कुछ लोग का 2.5% ज्यादा हो जाता है, मतलब मीटरिंग ज्यादा हो जाती है, किसी का 3% मतलब कम हो जाता है मीटरिंग। ठीक है, तो ये अपने चेंज होता रहता है, इस रेंज में रहता है। ठीक है, तो मीटरिंग एरर ये मीटर की वजह से होता है, डिवाइस की वजह से। ठीक है, जो हम लगाते हैं। फिर उसके बाद हो गया, एक रीजन दिया है अनमीटर्ड लॉसेस फॉर वेरी स्मॉल लोड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो बहुत छोटे लोड होते हैं, ठीक है, वहां पे लोग मीटर जैसे लगाते ही नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं जैसे घर में तो लगा ही हुआ है मीटर, ये घर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे कहीं कहीं और की बात हो रही है। छोटा मोटा कहीं मान लो कहीं कोई छोटा सा तिराहा बना है, चौराहा बना है, वहां मतलब क्या किया आपने कि एक लाइन से लेके, जो आपके पोल से लाइन से लेके सप्लाई दे दी लाइट को। ठीक है, लेकिन वहाँ उसमें कोई मीटर वीटर वहां पे नहीं लगाया। ठीक है, तो ये आपका अनमीटर्ड में आता है, मीटरिंग ही नहीं हो रही उसकी। ठीक है, जैसे यहाँ दिया भी हुआ है, लिखा हुआ स्ट्रीट लाइट्स की है, और केबल टेलीविजन एम्पलीफायर्स है। केबल टेलीविजन एम्पलीफायर लगे होते हैं आपके बीच बीच में। ठीक है, तो उनको भी तो बिजली यूज कर रहे हैं ना, स्ट्रीट लाइट भी यूज कर रही हैं। अब तो स्ट्रीट लाइट मतलब मेनली तो बिजली मीटर से कनेक्टेड है ही, लेकिन गांव देहात में अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है, वो अनमीटर्ड में आते हैं। उसके बाद आते हैं अनमीटर्ड सप्लाई का है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने उसका बता दिया, सप्लाई का यहाँ पर था अनमीटर्ड सप्लाई, और लॉसेस का यहाँ पे
यहाँ पे लॉसेस की बात हो रही है, यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस का कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लाइट्स में लॉसेस का कोई हिसाब नहीं होता है, लगभग दोनों चीज सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आप लोग को बस ये हेडिंग जो दी है, अनमीटर्ड लॉसेस फॉर वेरी स्मॉल लोड, अनमीटर्ड है, और लिख तो लोग मुझे पता है अनमीटर्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी मीटरिंग ना हुई हो, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया बिना मीटर बन के देते हैं ना पावर प्लांट वाले, तो वो देने से पहले ना उसको मेजर करके देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं, मेजर करके दे रहे हैं कि हम कितनी दे रहे हैं, जितना वो दे रहे होते हैं सब स्टेशन को, ठीक है, विभाग को। जैसे एनटीपीसी सप्लाई दे रहा है, मान लो यूपीआर यूनियल को, यूपीआर यूनियल तो सब लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। अगर यूपीआर यूनियल को सप्लाई दे रहा है अपना कौन, एनटीपीसी, तो एनटीपीसी मेजर करके दे रहा है कि हम इतना पावर दे रहे हैं उसको, ठीक है। देने के बाद जो पूरी लाइन है, उस लॉसेस, जहाँ लॉस हो रही लाइन में, उसका पैसा भी यूपीआर यूनियल ही देगी। वो पूरा एब्सोल्यूट पावर का पैसा लेता है और सप्लाई दे देता है। बाद उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। उसने दे दिया, उसको उतना पैसा मिल गया, ठीक, उसने मीटर लगाया हुआ है। फिर जो यूपीआर यूनियल है, जहाँ पे वो ले रहा है सप्लाई अपने सब स्टेशन में, वहां पे वो मीटर लगाएगा कि वो देखेगा कि कितना मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो उसको समझ में आएगा कि मेरे पैसे, मेरे रुपए कितने लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने मन से ही ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त करेगा, ठीक है, ताकि उसको खर्चा कम हो, उसको लॉसेस, जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल लॉस हो रहा है, उसको कम हो, ठीक है। ये मीटरिंग, मीटर हर जगह, मीटर कनेक्शन हर जगह होते हैं, हर जगह मीटरिंग होती है, ठीक है। ये आप मत सोचना, आप घर में भी ट्रांसफार्मर लगा होगा मोहल्ले में, जाके देखना मीटर लगा होगा वहाँ पे, ठीक है, कोई भी जाके देखना तो सबको दिख जाएगा मीटर लगा है वहाँ पे। फिर उसके बाद आ गया एरर इन मीटरिंग, मीटर रीडिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये एरर कब आता है कि जब वो मीटर जो होता है वो कैलिब्रेट ठीक से नहीं होता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि उसको एक बार कैलिब्रेट किया जाता है, उसका मतलब होता है जैसे आप वजन तौलने वाली मशीन होती हैं, उनको कैलिब्रेट किया जाता है कि मैं अगर उसके ऊपर 1 किलो का बाट रख दे, हम 1 किलो का वजन रख दे, वेट रख दे, तो वो 1 किलो दिखाए, ठीक है, वो 1.5 किलो ना दिखाए। तो उसको कैलिब्रेट करके कंपनी बेचती है, ठीक है, बिना कैलिब्रेटेड नहीं बेचती है। और कभी कभी क्या कहती है कि आप लेने के बाद उसमें जब वजन रखो, ठीक है, उसके बाद जो पहली रीडिंग आई उसको छोड़ दो, दूसरी रीडिंग फिर लो, दूसरी रीडिंग सही मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा रहता है, क्योंकि कैलिब्रेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एरर वहीं पे आ जाता है, कैलिब्रेशन गलत है, ठीक। कैलिब्रेशन का मतलब है कि उतने वजन के लिए आपको वहाँ कितनी यूनिट दिखानी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले कितना होना चाहिए, वो कैलिब्रेशन होता है। वो कैलिब्रेशन अगर गलत है तो फिर आपका गलत मतलब रीडिंग लेगा, फिर आपका सीधे तरीके से वो लॉसेस में चला जाएगा, ठीक है। उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका कोई पैसे का हिसाब ही नहीं है, तो चला जाएगा। तो रीजन फॉर डिफेक्टिव मीटर आर बर्निंग ऑफ मीटर्स, बर्निंग ऑफ आउट टर्मिनल बॉक्स मीटर ड्यू टू हैवी लोड, ठीक है, इम्प्रॉपर सीटी रेशियो। सीटी मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। सीटी रेशियो रिड्यूसिंग द रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड होते हैं नहीं है, मीटर रिकॉर्ड चलते रहते हैं, उसको कोई लोग छेड़खानी करके रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ मीटर्स, ठीक है। मीटर को बेचने से पहले उनकी कैलिब्रेशन टेस्टिंग नहीं होती ठीक से, ठीक है। ऐसा ही मार्क लगा होगा तो कैलिब्रेटेड होगा वो, बिना ऐसा ही मार्क वाला खरीदोगे तो कैलिब्रेटेड नहीं होगा, वो टेस्टेड नहीं होगा। तो ये इतना था आज के लिए, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया बहुत। अटेंडेंस भेज देता हूँ सब लोग को।